हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैक टेक्नो क्रैक्स पर। तो दोस्तों, हम काइनेमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। फिजिक्स के जो बेसिक्स होते हैं वो बिल्कुल मैकेनिक्स से ही स्टार्ट होते हैं। तो मैकेनिक्स का चैप्टर में हमने सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा, उसके अंदर रेफरेंस फ्रेम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में या फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, important points regarding speed and velocity, speed and velocity। ठीक है, मतलब अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे जो स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बट जीरो भी हो सकती है स्पीड, है ना, ऐसी बात नहीं है। तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बट आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी है वो लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, ये तीनों ही हो सकती है। आपकी जो वेलोसिटी है वो लेस देन जीरो भी हो सकती है, इक्वल टू जीरो भी हो सकती है और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। आई बात समझ में? ऐसा किस लिए? क्योंकि वेलोसिटी के पास हमें डायरेक्शनल नेचर होता है और स्पीड के पास डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मोशन शुरू हो रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, डिस्टेंस तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा, और डिस्टेंस का डेरिवेटिव स्पीड होता है, तो स्पीड भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। इसीलिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्पीड या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो जीरो से छोटी भी हो सकती है, वो जीरो से इक्वल टू भी हो सकती है, और वो जीरो से बड़ी भी हो सकती है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए से पार्टिकल चला बी पर और बी से वो वापस आया, यहाँ पे आ गया सी पर। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं ए पॉइंट, देन बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो ये डिस्टेंस है मेरे पास 10 मीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस है मेरे पास 4 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और 10 मीटर मतलब ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो ऊपर हमने पहली चीज लिखी है, पहला जो पॉइंट लिखा है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठाते हैं। ये क्या है? ऑब्जर्वर, और ये बैठा है x इक्वल टू 2 पर। कहां पर बैठा हुआ है? x इक्वल टू 2 पर। भाई मैं आपको जनरल कैलकुलेशंस करना बता रहा हूँ, जैसा आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, तो मैं उसी तरीके से एग्जांपल्स भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इस पॉइंट पर, और उसकी लोकेशन क्या है? x इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमने एक वन डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम की बात करी है ना। मतलब ये मोशन हो रहा था ए से बी और बी से सी। ठीक है, तो उस मोशन को मैंने सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम पे रखा। किस रेफरेंस फ्रेम पे रखा? इस पे। ये है ओरिजिन, ये है प्लस एक्स और ये है माइनस एक्स। कुछ आ रही है बात समझ में? बिना रेफरेंस फ्रेम के कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्शनल नेचर कौन प्रोवाइड करता है? रेफरेंस फ्रेम। तो ये वाला रेफरेंस फ्रेम हमने ले लिया। तो ये जो ओ है, ओरिजिन, वहां पे क्या होता है हमारे पास? ऑब्जर्वर। ऐसा ही मैंने कुछ बताया था आपको, ये बताया था ना कि ऑब्जर्वर कहाँ होता है? ओरिजिन पर। ये वन डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है, मैं इसमें वाई एक्सिस बना दूंगा तो टू डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। पर ओरिजिन की लोकेशन मैंने कहा बताई थी? जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पे बिठाया है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ, स्पेशली क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वर x इक्वल टू 2 पर बैठा हुआ है। आगे बात समझ में? x इक्वल टू 2 पर बैठा हुआ है। तो चलिए जब हम इसकी इनिशियल पोजीशन लेंगे, ठीक है ना, r इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन मैंने बताया था, ओरिजिन से लोकेशन को जोड़ने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और अगर वो आपकी लोकेशन इनिशियल होगी तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन से जो उस लोकेशन को जोड़ने वाले वेक्टर की बात कर रहे थे। तो यहां पर हमारे पास ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठा था, तो हम ऑब्जर्वर से जोड़ेंगे। अब हम इनिशियल पॉइंट किसको जोड़ेंगे? ऑब्जर्वर से। तो ऑब्जर्वर से इनिशियल पॉइंट इधर है, तो ये जो येलो कलर का वेक्टर बनाया है ये हमारे पास हो जाएगा आर आई। इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ये। ठीक है, इसको मैं यहां ना लिख के यहां लिख देता हूं, ये आर आई है हमारे पास। ठीक है, आर आई।
मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर से इधर किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। समझिएगा बच्चों बात को। और अगर हम फाइनल की बात करें, फाइनल पोजीशन की, तो मोशन कहां पर खत्म हुआ है, सी पर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा ओ से लेके सी तक, ये वाला एरो, इसको मैं बोल दूंगा आर एफ वेक्टर। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया। आ रही है आपको बात समझ में? बिल्कुल। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, ये x इक्वल टू 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, इसको अपन x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस पूरी 10 मीटर दे रखी है, देखिए a से लेके b कितना है 10, ठीक है, a से लेके b तक है 10, और ये कितना है 4 मीटर। तो c से लेके a तक कितना होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए ना भाई। a से लेके b तक ये पूरा का पूरा कितना है 10 मीटर। देखिए उसमें से b से लेके c तक, मतलब यहां तक की जो लेंथ है ये 4 मीटर है, तो 10 में से 4 माइनस करें तो c से लेके a तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 मीटर। अब x इक्वल टू 2 पर ये है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी 4 मीटर, ये डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर आ जाएगी, और बची हुई डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर। कुछ बात समझ में आ रही है ना? अंडरस्टैंडिंग से सीखिएगा आप। ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगी 4 मीटर, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो a पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए पॉइंट ओरिजिन है। तो 0 से 2 मीटर चले, x बराबर 2 पे चले तो ये 2 मीटर हो गया। उसके बाद 2 में प्लस 4 चले तो ये 6 हो गया, 6 में प्लस 4 चले तो ये 10 हो गया, तो पूरा 10 था। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल के अंदर भी मतलब लाइन डायग्राम बना के ही सॉल्व करना है ना, कैलकुलेशन की संभावना कम से कम रहेगी। तो अगर हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड और अगर हम आर फाइनल वेक्टर की बात करें, आर फाइनल वेक्टर देखिए ऑब्जर्वर से इसको मिलाने वाला ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर, तो इसको मैं लिख देंगे 4 आई कैप। यहाँ पे प्लस आई लिया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। ये आर आई और आर एफ आ गया है। तो अगर मैं डेल्टा आर निकालता हूं, ठीक है, डेल्टा आर कितना होता है, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। भाई इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा जाता है, लास्ट लेक्चर में देखा था। तो 4 आई कैप माइनस 2 आई कैप, तो मेरे पास हो जाएगा 4 आई कैप, और ये माइनस साइन को बाहर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 आई कैप, माइनस ऑफ माइनस 2 आई कैप। एक माइनस तो ये फॉर्मूला वाला है, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूला वाला है, ठीक है। और उसके बाद आर आई की वैल्यू, आर आई की वैल्यू अलग से माइनस 2 आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 2 6 आई कैप। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, हमारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, एक्स डायरेक्शन में। आई कैप क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन में। और कितना हुआ है, 6 यूनिट्स। कितना हुआ है, 6 यूनिट्स। मतलब ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, 2 + 4 6 यूनिट। आगे बात समझ में। एंड और अगर हम इसका डेल्टा आर निकालना चाहेंगे, ठीक है, अगर हम इसका डेल्टा आर निकालना चाहेंगे का मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो 6 यूनिट्स आ जाएगा। उसके बाद अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, मतलब 10 + 4 = 14 मीटर। तो आपने सबसे पहली चीज क्या देखी कि डिस्टेंस बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। आपने देखा डिस्टेंस किससे बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, तो अगर ये देखिए है ना, ये तो मैं कल भी पढ़ा चुका था, लेकिन मैं आपको वापस रिवाइज करा रहा हूँ कि 14 मीटर या फिर 14 यूनिट। अभी हमने मीटर किलोग्राम कुछ नहीं पढ़ा है, तो यूनिट्स में बात करेंगे, है ना। ये 14 यूनिट्स है, तो डिस्टेंस 14 यूनिट्स है, डिस्प्लेसमेंट 6 यूनिट्स है। तो अगर मैं दोनों में टाइम का डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं दोनों में टाइम का डिवाइड कर देता हूँ, टाइम ड्यूरेशन का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो हमारे पास आ जाएगा स्पीड जो है वो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, वेलोसिटी से। आपकी जो स्पीड है वो बड़ी होगी या बराबर होगी वेलोसिटी से। बराबर किस केस में होती है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन इस वाले केस में देखो बी पर डायरेक्शन चेंज किया पार्टिकल ने, पार्टिकल ए से बी यूं गया है, फिर बी से पलट के वापस ए की तरफ सी पॉइंट तक आया है। पूरा ए पे नहीं आया, सी पॉइंट ए की तरफ आया, लेकिन सी पॉइंट तक आया। तो उसके बारे में अपन ने ये
कैलकुलेशन करिए। अब स्पीड ग्रेटर देन 0 बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। अब वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है? देखो यहां पर अपने पास ये आ रहा है 6 आई कैप, पर अगर आप सोचिए कि ऑब्जर्वर में यहां रख देता तो, या फिर ऑब्जर्वर को मैं यहां रख देता तो, ठीक है ना, ऑब्जर्वर को मैं यहां रख देता तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कितना आता? अगर आर एफ की वैल्यू छोटी आ जाती, जैसे आर एफ कितना है हमारे पास 4 आई कैप, ठीक है, और आर आई आया 2 आई कैप, लेकिन अगर फाइनल वेक्टर मेरे पास होता 1 आई कैप और ये होता है 2 आई कैप, ठीक है, तो 1 आई कैप माइनस 2 आई कैप, ये हमारे पास -3 आई कैप आ जाता, ठीक है। समझ कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी बड़ी हो सकती है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, और ये आपका डेल्टा आर है, क्या ये आपका डेल्टा आर है। मतलब आपका पार्टिकल यहां से चला यूं घूम के, आपका पार्टिकल यहां से चला ए से यूं घूम के, बी से घूम के, ये सी पे यहाँ पे आ गया, ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ये सी पे, ये सी पॉइंट यहाँ पर है, इतना पे आ गया। तो उस केस में आपके अपने पास जो ये वेक्टर है येलो कलर का, जो ओरिजिन से फाइनल पॉइंट को, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ रहा है, वो हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। तो देखिए ये डेल्टा आर हो जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा आर किस डायरेक्शन में जा रहा है? -x डायरेक्शन में, देखिए, ठीक है ना। तो यहां पर वेलोसिटी जो हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी 0 से, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आगे बात समझ में। और अगर आपके पास ये वाला केस हो, तो इस वाले केस में तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी, क्या कहते हैं, वेलोसिटी जो है वो किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। इक्वल टू वाला केस कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन वाला केस होगा। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये भी ऐड होएगा और ये भी ऐड होएगा। अब वेलोसिटी के केस में क्या होता है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली तो ए से बी तक डिस्टेंस अगर अपन 5 मीटर मान लें, और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस अगर अपन 10 मीटर मान लें, ठीक है, अगर हम बी से लेके सी तक डिस्टेंस 10 मीटर मान लें और ए से लेके बी तक 5 मीटर मान लें, तो 5 क्या है हमारे पास? 5 हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा हमारे पास? 5 आई कैप, क्योंकि इधर चला है। फिर उसके बाद बी से सी जुड़ेगा, उसमें बी से सी कितना चला है? 10 मीटर, लेकिन ये कितना कहाँ चला है? माइनस आई कैप डायरेक्शन में। कहाँ चला है? माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस साइन इधर बाहर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा -5 आई कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है वो होती है dr/dt। क्या होती है? dr/dt, या फिर डेल्टा r/dt, अगर एवरेज की बात करें तो डेल्टा r/डेल्टा t, ठीक है। तो डेल्टा आर हमारे पास कितना आ जाएगा? -5 आई कैप, -5 आई कैप। और सपोज कीजिए ए से लेके सी तक चलने में उसे कितना टाइम लगा है? 15 सेकंड लगे हैं, डेल्टा टी है ना, उसे कितना टाइम लगा है? 15 सेकंड लगे हैं। तो 15 सेकंड को यहाँ पे अपन डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 15 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा? -1/3 आई कैप। मतलब मैं 1/3 मैग्नीट्यूड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ हूँ, माइनस आई कैप इधर हो जाएगा, है ना, तो मैं 1/3 मैग्नीट्यूड से नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेस हुआ हूँ। देखो इनिशियल एरा, फाइनल एरा, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल, किसकी वजह से? मोशन के पैरामीटर्स की वजह से, ठीक है। ये पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी चीज चलते हैं, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, एक्स या फिर आर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। पोजीशन हम तभी बोल सकते हैं जब आपका ऑब्जर्वर ओरिजिन पर बैठा हो, ठीक है ना, तब हम यहाँ पे पोजीशन लिख देंगे, तब भी इस डेफिनेशन में कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन इस केस में हमने ऑब्जर्वर x = 2 पे ले लिया था, समझ सकते हैं ना आप। तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है ये भी क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा होगा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है ना। तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
चलिए यहाँ पे एक्स ही लिख लेते हैं, है ना। एक्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी हमने मोशन की शुरुआत करी है रेक्टिलिनियर मोशन से। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स मोशन अभी हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में अभी हमने सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करना सीखा है ना, उसके केसेस देखे हैं। अभी हमने 2 डायमेंशन 3 डायमेंशनल पे नहीं गए। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो मैंने फंक्शन को एक्स लिया है, मतलब मैं एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा हूं। ओके, तो उस केस में हमारे पास अगर हम वी एवरेज निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो वी एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा? फंक्शंस के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते थे, क्या यूज करते थे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा डी इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt। यही होता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, फॉर्मूला भी ये लिखवाया था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल के लिए हमने समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, क्योंकि ये फंक्शन है और फंक्शन को कैसे जोड़ा जाता है? इंटीग्रेट करके, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज को जोड़ा जाता है लेकिन फंक्शन को क्यूमुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को अपन इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या? v डॉट डी टी इंटीग्रेशन dt, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम ड्यूरेशन, और टोटल टाइम को अपन ने टोटल टाइम रखा है। तो ये फंक्शन अगर इंटीग्रेट एक्स होगा तो ये क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, अगर अपन v लग देते हैं 2x प्लस 3, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा? v इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सॉरी, x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। v डॉट dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। v डॉट dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dx। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम स्पेस एवरेज। इसको क्या बोल देंगे हम? स्पेस एवरेज। इसको हम बोल देंगे स्पेस एवरेज। मतलब क्वेश्चन में कभी कभी वो आपसे यूं भी बोल सकता है कि इस वेलोसिटी का ऐसे कोई एग्जांपल दे देगा और बोल देगा उसका स्पेस एवरेज निकालिए। क्या बोल देगा? उसका स्पेस एवरेज निकालिए। तो इसके ऊपर हम एग्जांपल लेंगे। और तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इफ v इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपके पास जो v है वो यहाँ पर पोजीशन का फंक्शन था, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था, अब वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब v इज फंक्शन ऑफ टाइम। v किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन। अब चलिए, तो उस केस में अगर आपको v एवरेज निकालना है ना, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? वो आपकी निकलेगी इंटीग्रेशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं v डॉट dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये है ना, और एक फॉर्मूला आपके पास ये है। इसको भी एग्जांपल में अगर मैं बता दूं तो एग्जांपल इसका हो जाएगा v इक्वल टू 2t² प्लस 1, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको v की x में इक्वेशन दिखेगी, तो ये x का फंक्शन हो गया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम के फंक्शन के रूप में दिखेगी, ठीक है। तो दोनों केसेस में इसको हम स्पेस एवरेज बोल देते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे टाइम एवरेज। इसको हमने टाइम एवरेज बोल दिया। चलिए अब इन दोनों फंक्शंस को एक बार यूज करना सीख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा कि इफ v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है, देन फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने अपन को दे रखा है
एक्स का फंक्शन। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें दे रखा है वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो v एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे हम, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है पता है क्या, एट एक्स इक्वल टू 5 है ना, t नहीं x इक्वल टू 5। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 टू 5, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या बोला था, ऑब्जर्वेशन कब स्टार्ट होता है, t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पर हमने उसकी इनिशियल पोजीशन भी 0 ही मान ली है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं, हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, ओरिजिन से, ये मान लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर 0 था पोजीशन, और t इक्वल टू t पर किसी अन्य अलग टाइम पर उसकी डिस्टेंस 5 मीटर हो गई। तो जब वो 5 मीटर चल चुका था तो उस वक्त उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो ये भी हो जाएगा 0 5 0 5। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4/4, और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 टू 5। ये है प्लस 2, ये 2 के बाद x आ जाएगा इंटीग्रेशन dx, इसकी लिमिट लग जाएगी 0 टू 5। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास डिवाइड होएगा, ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड होएगा, तो dx का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा x 0 टू 5 v एवरेज। ठीक है, तो ये जो डिवाइड में आ रहा है आपके, ठीक है ना, ये जो डिवाइड में आ रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5 है ना। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरे को हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 4 लगानी है अपन को, तो 5 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 5, ये जीरो तो माइनस में जीरो हो जाएगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 6 25, 6 25/4 है ना, 5 2 जा 10, 10 for 40, तो 625 प्लस 40 665 है ना, 625 प्लस 40, तो 665/5, 665/5 नहीं बाय 20, बाय 20 हो जाएगा, क्योंकि ये एक एलसीएम बेटा इसका आएगा, और 5 बार पे है ही सही। तो देखिए ये तो हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 इंटू 4 40, तो 625 प्लस 40 665, और डिवाइडेड में 5 इंटू 4 20। इसको अपन टेबल से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो हमारे पास आ जाएगा 133 बाय बाय 4 यूनिट्स। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई है, किसकी, इस वाले फंक्शन की, किस इंस्टेंट पर, टी एक्स इक्वल टू 5 पर। तो जब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी एवरेज चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एवरेज कंटिन्यूसली चेंज होएगा। किसके साथ चेंज होएगा, लोकेशन के साथ। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्स लोकेशन दे रखी है या फिर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और वी उसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो जैसे जैसे इनपुट चेंज होएगा वैसे वैसे आउटपुट चेंज होएगा। तो x यहाँ पर इनपुट है, तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होएगी वैसे वैसे आपकी स्पीड भी चेंज होएगी, या फिर वेलोसिटी भी चेंज होएगी। और वेलोसिटी चेंज होएगी तो उसका एवरेज इंटीग्रेशन से निकालेंगे, तो हर केस में एवरेज अलग आएगा। अगर मैं x इक्वल टू 5 की जगह x इक्वल टू 6 पर निकलवाता एवरेज, तो आपको क्या लगता है यही आंसर आता, नहीं, आंसर चेंज हो जाता। तो यहाँ पर हम एक नोट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इफ v इज इक्वल्स टू एफ एक्स और v इज इक्वल्स टू एफ टी, है ना। मतलब अगर आपका वेलोसिटी स्पीड डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, या फिर आपकी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है और एवरेज स्पीड भी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम स्पीड और वेलोसिटी के डायरेक्शनल नेचर का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एनालिसिस ऑफ डायरेक्शन। एनालिसिस ऑफ डायरेक्शन, हमें किसका एनालिसिस करना चाहिए? डायरेक्शंस का। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं थोड़ा बड़ा सा, ये इस तरीके, ज्यादा बड़ा हो गया। उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये आपका डायग्राम बन चुका है। ठीक है, ये मैंने एक पाथ बताया किसी चीज का ना, कोई पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद इस पाथ के अलोंग चलता गया चलता गया चलता गया और यहां पर आके रुका क्या? नहीं, हमें पता नहीं है। लेकिन हमने जब t इक्वल टू 0 पे, मैंने क्या बोला था, ऑब्जर्वेशन कब स्टार्ट होता है? t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां था, 2 सेकंड बाद वो यहां था, 5 सेकंड बाद वो यहां था और 10 सेकंड बाद वो यहां था। कुछ आ रही है आपको बात समझ में? चलिए, तो वो यहां था, तो इसको हमने, और हमने सोचा कि हमारा जो ऑब्जर्वर है, ये मोशन आ गया हमारे पास, अब हमें रेफरेंस फ्रेम रखना होगा। रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर के साथ आता है, तो हमने ऑब्जर्वर को यही कंसीडर कर लिया। हमने मान लिया कि ऑब्जर्वर यहीं बैठा है। कहां पे? जहां से पार्टिकल का मोशन शुरू हो रहा है, वहीं पर बैठा ऑब्जर्वर। अब ये बात है हमारे पास t इक्वल टू 0 पर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इसके पहले मोशन कर रहा था, हमें पता नहीं, लेकिन हमने तो यहां से देखना शुरू किया है। पार्टिकल यूं चला, पार्टिकल यहाँ पे खत्म आके रुका क्या? नहीं, पार्टिकल इसके बाद मोशन कर रहा था कि नहीं कर रहा था, हमें पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन खत्म कर दिया था। मतलब ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाइम इंटरवल है, तो हमने उस टाइम इंटरवल के अंदर मोशन को एनालाइज किया है। ये t इक्वल टू 0 पर, ये दूसरा पॉइंट में मान लेता हूँ a, ये पॉइंट में मान लेता हूँ b, ये पॉइंट में मान लेता हूँ c। ठीक है, तो t यहाँ पे अपन लिख देते हैं t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t इक्वल टू t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t इक्वल टू 10 सेकेंड पर। ये सेकेंड है ना, सेकेंड आप समझ जाना, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना, ये आप समझ जाना ऑलरेडी। तो a पर जब हम पहुंचे तो हमें डिस्प्लेसमेंट इसका निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैं अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। तो ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, इसको हम बोल देंगे आर ए वेक्टर। आई बात समझ में? तो ये हमने कैसे लिखा? ये हमने ऐसे लिखा है कि ओरिजिन भी यहीं पर बैठा है, तो यही पोजीशन वेक्टर भी है और यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। अगर हम बी के बारे में बात करें, चलिए बी का भी बना लेते हैं। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को मिला दिया, ये डायरेक्शन मैंने बना दी, तो ये बी की डायरेक्शन हो गई। तो इसको हम बोल देंगे आर बी, इसको हम क्या बोल देंगे? आर बी। और इसी तरीके से सी की डायरेक्शन को भी जब हम ओरिजिन से मिला देंगे, सी को भी स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन से मिला देंगे, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास आर सी। ठीक है, तो मैंने आपको 3 डायरेक्शन बताई है, मतलब ए के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है डायग्राम बना के कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल ए पर था। ठीक है, तो वहां पर आप हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये आएगी। ठीक है ना, बच्चा क्या सोचता है कि अरे पार्टिकल यहाँ ए पे था, अब ये कहां पर डिस्प्लेस होगा, अब ये कहां पर डिस्प्लेस होगा, मतलब किस तरफ खसकेगा। तो बच्चा भी सोचता है स्टूडेंट कि भाई इस पाथ पे चल रहा है अपना पार्टिकल, तो यहीं पर डिस्प्लेस होएगा आगे। कहां पर डिस्प्लेस होएगा? यहीं पर। आई बात समझ में? तो बच्चा इस डायरेक्शन को बता देता है आंसर। कुछ आ रही बात समझ में कि गलतियां कहां होती है? इस वाले डायरेक्शन को बता देता है वो बच्चा गलती से। तो इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेसिक आप याद रखिए, इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन ही होती है। तो ए पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, बी पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, सी पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहली चीज, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस कौन सी? ओ ए ओ बी, ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी।
ये सब क्या है? ये सब डिस्प्लेसमेंट है, ये सब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और एंड आर्क, आर्क्स, कौन कौन सी आर्क? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी, ये सब क्या है? ये डिस्टेंसेज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपसे स्पीड की बात कर लेता है बी, ठीक है ना। तो हम स्पीड की बात करेंगे। आप देखिए ए पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, सी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी। तो ए पॉइंट पर आपकी स्पीड जो हो जाएगी वो ए किस डायरेक्शन में होगी, है ना। ये स्पीड मैंने कैसे ली? ये स्पीड मैंने ली टेंजेंशियल। क्या ली है? टेंजेंशियल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमारे पास आ जाएगी मतलब v को हम क्या बोल देंगे? v को हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल, ठीक है। छोटा लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे, अगर ऊपर एरो लगा दे, इसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, ये हमारे पास है वी इंस्टेंटेनियस, ये हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब आपके पार्टिकल की इस पॉइंट पर, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितनी स्पीड होगी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड बता देंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी? टेंजेंट। कहां पर होगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर आप बी पॉइंट पर निकालेंगे कि भाई बी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, तो इसको मैं बोल दूंगा वी ए, इसको मैं वी ए बोल देता हूं ना, ये मेरे पास वी ए हो गई। ये वेक्टर कौन सा हो गया? वी ए, मतलब ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आगे से चैप्टर में स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आगे से चैप्टर में जब मैं वी लिख रहा हूं तो इसका मतलब हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अगर मैं वी वेक्टर लिख रहा हूं तो इसका मतलब हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं। अभी तक जो हम निकालते आ रहे थे वो टाइम ड्यूरेशन के लिए थी, लेकिन वी यहां पर है इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ऐसे अगर आप बी पे निकालेंगे तो यहां पर आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, ये लो आपने टेंजेंट खींच दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी बी डायरेक्शन में, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बी, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बी। सी के केस में, सी के केस में देखो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, ये इस तरीके से आ जाएगी, तो इसका अपन बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ सी, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सी। अब जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड। कुछ है बात समझ में? अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए मेरे मुंह से बार बार कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल रहा था, कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल रहा था, ठीक है। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब भैया इसके पास तो डायरेक्शन होती नहीं है, पर इसके पास डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, निकालना कि भाई डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक है। मतलब यहां पर आपकी जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसी जगह पर आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन इस एरो की डायरेक्शन में। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा कैसे निकाली जाती है? टेंजेंशियल, ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्ट्स along the tangent, acts along the tangent of tangent at given point on path। मतलब आप जिस भी पाथ पर चल रहे हैं उस पर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने पूछ लिया कि मुझे इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? उस पर एक टेंजेंट बना देंगे। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैंने आपको निकाल दी, और मैंने आपको किसकी डायरेक्शन निकाल दी? इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन भी निकाल दी। अब चलिए सी पार्ट पढ़ते हैं।
दूसरा पार्ट हमारे पास था स्पीड के बारे में, अब सी पार्ट हमारे पास आ जाएगा एवरेज के बारे में, ठीक है ना, एवरेज के बारे में। अब अगर आप एवरेज निकालेंगे कि एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, वो बड़ा होता है या बराबर होता है किससे, सॉरी एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट थिंग हमारे पास होती है कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एवरेज स्पीड से छोटा होता है या बराबर होता है ना। इसको इतना ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वी एवरेज लिखा है मैंने, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी। और ये कैसे निकलता है, ये हमारे पास निकलता है वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, वी एवरेज एट अलोंग डेल्टा आर वेक्टर, मतलब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर होगी, डेल्टा आर की डायरेक्शन में, ठीक है, कहां पर होगी, डेल्टा आर की डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में बात करें, ठीक है ना, इस डायग्राम में बात करें, तो अगर मैं ओ से लेके ए तक की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिएगा, आर फाइनल आर इनिशियल, और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, या फिर इसका निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्शन पे नोटिस करता हूँ, तो डायरेक्शन किधर होगी, डेल्टा आर के लॉन्ग, तो देखिए डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट हमने ओ लिया है, फाइनल पॉइंट ओ लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओ से ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ओ से लेके ए तक, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये इसी को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस एरो से, मतलब यहां से लेके, ये टेल है और ये हेड है, यहां से लेके यहां तक हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। और ये कहां से लेके कहां तक के लिए है, ये हमारा ओ से लेके ए तक के लिए है, ओ ए, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं, आप खुद भी बना के इसको एनालिसिस कर सकते हैं, मजा आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर हमारे पास दो तरीके की वेलोसिटीज है, एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और इसी सेम पॉइंट पर हमारे पास दूसरी वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, मतलब इसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में जा रही है। कुछ समझ में आया डायरेक्शनल नेचर। इसी तरीके से अगर हम बी पॉइंट की बात करें, तो बी पॉइंट पर हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास आ जाएगी वी एवरेज ओ बी, ओ से लेके बी तक। अगर मैं इस पॉइंट की बात ना करके इस पॉइंट की बात करता, ठीक है, कि भाई बी पॉइंट पर मैंने बी पॉइंट ओ से लेके बी पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वो इधर आ जाएगी बाहर की तरफ, है ना। इंस्टेंटेनियस इधर है, टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल है, और उसी डायरेक्शन उसी अलोंग है। सी के बारे में भी बना लेते हैं, ये आ जाएगा वी एवरेज ओ सी, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में वो आपको डायरेक्शन इस तरीके से दे देगा, वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, मतलब वो आपको पाथ बना के दे देगा, क्या बना के दे देगा, पाथ बना के दे देगा, पाथ पे 3 पॉइंट्स लगा देगा वो, ये 4 पॉइंट्स लगा देगा, और वो उन चारों पॉइंट्स पर टेंजेंशियल और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शंस बनाने को कहेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। और या फिर वो आपसे भी पूछेगा कि एट विच पॉइंट एंगल बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मैक्सिमम, आ रही है बात समझ में। तो देखिए इस वाले पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच का एंगल मैक्सिमम है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। वी एवरेज एक्स अलोंग डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन।
फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम एक चीज लिखेंगे कि v जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ v के बराबर होता है, ठीक है, और ये आपके v एवरेज के बराबर होता है, और यही आपके v एवरेज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। तो आ रही है बात समझ में? यूनिफॉर्म मोशन अपन ने पढ़ा था, इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट तक आए, ठीक है। तो हमने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, फिर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, फिर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, ठीक है। या फिर अनइवन भी हो सकता है, मतलब ये 2D डिस्टेंस ट्रेवल किया 2T टाइम में, या फिर ये मैंने 3D डिस्टेंस ट्रेवल किया 3T टाइम में। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो इस तरीके से इनका जो रेशियो है, देखो अपन ने जो जर्नी करी उसके 3 पार्ट्स कर लिए, जरूरी नहीं जर्नी एक स्ट्रेट लाइन में ही हो, प्रैक्टिकल बात करेंगे तो 3 जो टर्म अपन ने पाथ बनाए हैं, मतलब एक पाथ के तो 3 सेक्शंस बनाए हैं, उनमें इनके डिस्टेंस और टाइम ड्यूरेशन का रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो वो किसके इक्वल आएगा? वो इसके इक्वल आएगा, और वो इसके इक्वल आएगा, और वो इसके इक्वल आएगा, और वो इसके इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात करी है। यूनिफॉर्म मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या था? यूनिफॉर्म मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स था ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। थक गए यार बेटा, है ना थोड़ा सा। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम जानते हैं, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। तो उस केस में आपके पास v मैंने क्या बताया था? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस केस में हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, ठीक है ना भाई। ये जो स्पीड है इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं किससे? मैग्नीट्यूड से। यहां पर हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है, वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और यही इक्वल होगा आपके एवरेज वेलोसिटी के, यही आपके इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और यही आपकी एवरेज वेलोसिटी भी होगी विद डायरेक्शन। विद डायरेक्शन भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी एवरेज लिख दिया तो विद डायरेक्शन, मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ओरिजिन यहाँ है और आप इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आपकी लोकेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे आपका पोजीशन वेक्टर बड़ा हो रहा है, और वैसे वैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अभी भी ये है, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। और पूरे ही पॉइंट पर, सारे के सारे पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है। तो इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन भी यही, एवरेज की डायरेक्शन भी यही, और उनके मैग्नीट्यूड भी सारे सेम। यही तो यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है ना। तो थियोरिटिकल क्वेश्चन वो बना सकता है, वो आपसे इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जो सर्कुलर मोशन होता है, इसके एग्जांपल में सर्कुलर मोशन बेस्ट पार्ट है। जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन इधर है, फिर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन इधर है, फिर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन इधर है, फिर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन इधर है। अब आप देखिए, ये जो चारों एरोज हैं इनकी लेंथ मैंने बराबर बराबर बनाई है, इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हो गया v, ये हो गया v, ये हो गया v, और ये हो गया v, ठीक है। मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सब जगह कांस्टेंट है, बट वेरिएबल वेलोसिटी मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, ये सर्कल के पेरिफेरी पर गिवन पॉइंट्स पर
टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इसीलिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना। थोड़ी देर पहले एक्स डायरेक्शन में थी, कुछ देर बाद वाई डायरेक्शन में हो गई, उसके कुछ देर बाद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गई। आप बात समझ पा रहे हैं? तो ये एग्जाम्पल है पार्टिकल का, उस मोशन का जिसके पास कांस्टेंट स्पीड होती है और वेरिएबल वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? एफ। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, जहां पे हम अगर v इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हमारे पास हो जाता था डी आर वेक्टर बाय डी टी। ठीक है ना, ये हमारे पास डी आर वेक्टर बाय डी टी हो जाता था। तो इसको हम क्या बोल सकते थे? इसको हम बोल सकते थे एक तरीके का स्लोप, इसको हम एक तरीके का स्लोप बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, इस एक्सिस पर टाइम लेता हूं, और मेरे पास ये कोई मोशन है, इस तरीके से कोई ग्राफ है ये, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि इनपुट और आउटपुट को अपन एक ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ पर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तभी तो हमें पता चल रहा है कि मोशन हो रहा है, और मोशन के पास स्पीड होती है या फिर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमने ये देखा था कि अगर ये दो पॉइंट हैं, है ना, मतलब मेरे को t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक का निकालना है, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकलेगी? एवरेज वैल्यू। मतलब मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूंगा इस तरीके से, मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूंगा, इस एंगल को थीटा कंसिडर कर लूंगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं दो पॉइंट्स के लिए निकालता हूं, इन दोनों पॉइंट्स के लिए, तो मेरे पास एवरेज आएगा। क्या जाएगा? एवरेज। मतलब एवरेज इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पर R1 वेक्टर R2 वेक्टर माने ये क्या कहते हैं, R अपन इस एक्सिस पे ले रहे हैं, R हम कहाँ पे ले रहे हैं? इस एक्सिस पर। तो लेकिन जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं तो हम लिमिटिंग केस लगा देते हैं, तो भी इंस्टेंटेनियस हमारे पास आ जाता है लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल टू डी आर बाय डी टी। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ आर टी ग्राफ। ठीक है ना, ये मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। और जब हम एवरेज की बात करते हैं, मतलब ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स, हम दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम v की बात करते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसका मतलब है ये लाइन शिफ्ट होकर यहां पर आ गई है ना, इसी के पैरेलल शिफ्ट होकर यहां पर आ गई है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ आर थीटा ग्राफ इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। मतलब अगर आपको थीटा दे रहेगा तो आप उसका टेंजेंट निकाल के आंसर भी निकाल सकते हो। एफ के बाद ई एफ जी, उसके बाद जी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि अगर हम वी और टी ग्राफ की बात करें, अगर हम वी और टी ग्राफ की बात करें, ठीक है ना, ये हमारे पास वेलोसिटी और ये हमारे पास टाइम। अब सपोज कीजिए ये आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, वेलोसिटी को भी हम, मतलब ये इनपुट है या आउटपुट है, तो हमने इसको एक ग्राफ से डिनोट किया है। अब हम जानते हैं कि v हमारे पास होता है ds बाई डी टी, तो इससे मैं लिख सकता हूं ds इक्वल टू वी डॉट डी टी। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, यहां पर भी इंटीग्रेट कर दूं, यहां पर भी इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? स्लोप एट अ पॉइंट या फिर स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, यही बताया था अपन ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब। तो यहाँ पर हमें अगर s निकालना है तो हमें इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर द ग्राफ। कहां से कहां तक? t1 से लेकर t2 तक। ठीक है, तो अगर ये t1 है और ये t2 है, तो लिमिट हो जाएगी हमारे पास t1 से लेकर t2, और यहाँ पर हमारे पास 0 से लेके s। हम मानते हैं कि 0 डिस्प्लेसमेंट से s डिस्प्लेसमेंट तक हमने ट्रेवल किया, तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी, सॉरी v, सॉरी r या फिर s इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो
ये जो कुछ बातें हैं ये हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर ग्राफिकल अप्रोच को अप्लाई करेंगे तो ये चीजें हमें वहां पर ध्यान होनी जरूरी है। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जितने ज्यादा बेसिक्स हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब इसमें आप सर्कुलर वाले एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज आपको अलग अलग कंपेयर करना है। प्रॉब्लम आपको पढ़नी है, ये सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये डायरेक्शनल नेचर मैंने आपको इसीलिए अंडरस्टैंड करवाया ताकि आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, देन आफ्टर अप्लाई करें, एक स्क्रीनशॉट बनता है। तो चलिए प्यारे साथियों कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा यार, अभी थोड़ी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन हमारा है कार गोस टू मार्केट दैट लीड्स टू 36 किलोमीटर, ठीक है, देन इंस्टेंटली रिटर्न टू होम दिस लीड 4 किलोमीटर, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा अंदाजा लगाइए कि ये क्वेश्चन किस वाले टॉपिक पर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो आप बोलेंगे कि गुरुजी हमको तो यहाँ पे दिख रहा है कि इक्वल डिस्टेंस टेबल क्या है। मैं बोलूंगा क्या बात कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस? बोले कि कैसे? बोले कि सर यही सीढ़ियां, मिस्टर इंडिया का डायलॉग सुना है आपने कि मैडम यही सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती हैं, वाह, और यही सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी आती हैं। बोले कि वाह। तो उसी तरीके से ए पॉइंट पर हमारा घर था और बी पॉइंट पर हमारा मार्केट था, ऐसा अपन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे घर से मार्केट अगर 5 किलोमीटर दूर है तो घर से मार्केट भी तो 5 किलोमीटर दूर है, यही तो बात हुई थी ना। तो इक्वल डिस्टेंस हो गया ना हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, इक्वल डिस्टेंस हो गया। तो टोटल जर्नी, अपन टोटल जर्नी की बात करें तो टोटल जर्नी हमारे पास हो जाएगी ए बी प्लस बी ए, यहां पर हम लिख देंगे इक्वल डिस्टेंस। और बच्चे बोलेंगे ये हमारा पापड़ वाले को कि पैसा इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो हमने याद कर रखा है, हम तो लगाएंगे और नंबर पाएंगे, अरे नीट में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो बच्चा क्या करता तुरंत बोलेगी ये एवरेज इक्वल डिस्टेंस है तो वाला फॉर्मूला लगा दो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, बहुत फुर्ती में काम करेगा, दिमाग ऐसे चलेगा जैसे बिल्कुल तीर चल रहा हो। तो इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू वी1, ठीक है, स्पीड दे रखी है 26 इंटू वी2 स्पीड दे रखी है 14, नीचे आ जाएगा 26 प्लस 14। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। फोर के टेबल से काटते हैं 10 बार, 4 के टेबल से 7 बार, ठीक है। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एवरेज इक्वल टू 6 7 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 128/10, तो ये हो जाएगा 18.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा देखेगा हाँ भाई साहब हमारे पास तो ऐसी बढ़िया प्रॉब्लम दे दी, इतनी आसान प्रॉब्लम दे दी नहीं, और वो आंसर निकाल के खुश हो जाएगा। लेकिन बड़ा अफसोस टमाटो सॉस खा के है कि आपका यह आंसर गलत है। हाँ बच्चों आइए बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इसी तरीके से बच्चों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है ना, ये गलत क्यों है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, ये इसलिए गलत है। एक ही लाइन में आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहते हैं गलत क्यों है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा, अगर आपने मेरे अच्छे लेक्चर देखे हैं तो आपको ये अपने आप समझ में आ गया होगा कि 0 क्यों है। इनिशियल पॉइंट ये था, और बात कर रहे हैं अपन होल जर्नी की, हमने ए से लेके बी तक की लिए बात नहीं करी है, हमने बात करी है होल जर्नी की, है ना, होल जर्नी, एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। तो होल जर्नी के अंदर आपने क्या देखा, आपने देखा कि टोटल जर्नी मतलब डिस्टेंस 5 + 5 किलोमीटर है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, +5 -5 जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी तो जीरो होगी। भाई ये फॉर्मूला हमने बाद में डिराइव किया था, ये फॉर्मूला हमने किससे डिराइव किया था, ये फॉर्मूला हमने इससे डिराइव किया था, वी एवरेज या फिर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 बाय t1 प्लस t2। भाई इसी से तो डिराइव किया था ना हमने। तो आप बताइए, आपके न्यूमरेटर में जीरो आ रहा है, न्यूमरेटर में जीरो कैसे आया कि ए बी प्लस माइनस ए बी। यहां देख लो आप, यहां पे जर्नी में लिखा है ए से बी प्लस बी से ए, है ना। पहले यूं गए 5 चले, फिर यूं गए 5 चले, लेकिन यहां पर पहले ए बी की डायरेक्शन में गए 5, फिर ए बी की अपोजिट डायरेक्शन में वापिस आए, गए नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा वापिस आए 5, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी एवरेज जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों एक मेंटल लेवल भी होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि एग्जामिनर क्वेश्चन को जितना ज्यादा आसान तरीके से दिखाता है वो उतना आसान होता नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन, for 60 seconds, then go to east with speed with a percent around branch for visit around branch for 30 seconds. ठीक है, total step done, total time is 20 seconds. Find average speed and average velocity. इस क्वेश्चन में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे। अ मंकी क्लाइम 5 मीटर टॉल ट्री, है ना, मतलब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, विद स्पीड दिस, है ना, एंड ईट एप्पल फॉर 60 सेकंड, देन गो टू ईस्ट, है ना। उसके बाद वो गया है ईस्ट में विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड अलोंग ब्रांच, ईस्ट डायरेक्शन में गया है। तो सबसे पहले हमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट निकालना पड़ेगा। तो चलिए अपन कुछ इस तरीके से रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये रेफरेंस फ्रेम हो गया हमारे पास, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो वर्टिकल अप कहां पर आ जाएगा, वर्टिकल अप को अपन मान लेते हैं ये, ठीक है ना। इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं वर्टिकल अप, और वर्टिकल अप को मैं बोलता हूं के कैप। वर्टिकल अप को मैं क्या बोल रहा हूं, के कैप। जेड डायरेक्शन को अपन वर्टिकल मान लेते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, तो ईस्ट हमारे पास ये हो गई, और उसके बाद वर्टिकल बाहर की तरफ के कैप, और ये अंदर की तरफ माइनस के कैप। तो ईस्ट डायरेक्शन को मैं बोल देता हूँ आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन की तरफ है, और नॉर्थ को मैं बोल देता हूँ जे कैप। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला साइन कन्वेंशन या फिर ये वाला रेफरेंस फ्रेम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मंकी ने, हम क्या मानते हैं कि एट टी इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो, मतलब जब हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ था मंकी कहां पर था, ओरिजिन पर ही था। मंकी कहां पर था, ओरिजिन पर था। तो मंकी ने कितना चला है, 5 मीटर चला है, और पेड़ पर चढ़ा है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5 के कैप। 5 मीटर वाई जेड डायरेक्शन में चढ़ा है, एंड 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड हाँ 5 मीटर, एंड ईट एप्पल फॉर 60 सेकेंड, टाइम दे रखा है ना, देन गो टू ईस्ट विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ ब्रांच फॉर 30 सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड चला है, तो 30 सेकेंड तक चला, तो कितना चलेगा, 30 इंटू 2 60। तो ये कितना चला, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब एक मंकी 5 मीटर ऊपर चढ़ा, 5 मीटर लंबे पेड़ पे चढ़ा, कितनी स्पीड से चढ़ा, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चढ़ गया साहब, ठीक है। उसके बाद 60 सेकंड वो वहां पर बैठा रहा, उसने एप्पल खाया, उसने मोशन नहीं कर रहा, वो 60 सेकंड तक वो रुका रहा है। देन गो टू ईस्ट, उसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में। और कितनी स्पीड से गया, 2 मीटर पर सेकंड, और लेकिन कितनी डिस्टेंस तक गया, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड को इसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मीटर पर सेकंड इंटू 30 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा,
30 इंटू 2 60 प्लस 60 आई कैप, 60 आई कैप मतलब वो पहले z डायरेक्शन में इतना चला, फिर x डायरेक्शन में इतना चला, ठीक है ना। टोटल ट्रिप टाइम इज 120 सेकेंड, टोटल ट्रिप का टाइम 120 सेकेंड है ना। मतलब ईस्ट जाने में उसने कितना टाइम लिया, 30 सेकेंड, ईस्ट जाने में उसने टाइम लिया 30 सेकेंड, और एप्पल खाने में उसने टाइम लिया 60 सेकेंड, तो 90 सेकेंड तो यही हो गए, ठीक है। तो ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगा था उसे, 1 सेकेंड। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर प्लस उसके बाद सेकंड अभी हमने कैलकुलेट कर था 32 जा 60, 60 मीटर प्लस उसके अलावा और कहीं चला था क्या, नहीं, उसके अलावा कहीं नहीं चला था, तो डिस्टेंस हमारे पास हो गया ऐसा। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 65, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है ना। मंकी क्लाइम्स 5 मीटर टॉल ट्री विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल टाइम 120 दे रखा है, 60 और 30 माइनस करें तो 30, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 120, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल हमारे पास कितना था 60 आई कैप प्लस 5 के कैप माइनस 0। भाई इनिशियल तो 0 ही था ना, क्योंकि हमने क्या कंसिडर करा कि हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइम टाइम अभी अपन के पास आ जाएगा 160, ठीक है। तो 120, तो हम लिख देंगे 60 आई कैप प्लस 5 के कैप बाय 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/24 के कैप, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। ये हमारे पास वी एवरेज था, तो वी एवरेज का वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/24 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इसकी यूनिट्स आ जाएगी, या फिर मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको डील करने पड़ते हैं जब आप काइनेमेटिक्स के अंदर बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको जो भी डायग्राम बताया था, डायरेक्शनल नेचर बताया था, वो 2 डायमेंशन में बताया था, ठीक है ना। वो कैसा बताया था, 2 डायमेंशन में। वो आगे आपको हेल्प करेगा जरूर, लेकिन वो बताना जरूरी था ताकि आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस के डायरेक्शनल नेचर के बारे में अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से दोनों की डायरेक्शन अलग अलग तरीके से वेरी करती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको अगर फिजिक्स का कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।